नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आपका आपके अपने YouTube चैनल KGM कक्षा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी की कड़ी में आज हमने बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। मतलब यार, आप और हम दिल से जुड़े हुए हैं ना। जब आप और हम दिल से जुड़े हुए हैं तो दिल की बात करना तो बनता है। तो दोस्तों, आज इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में अभी कुछ दिन चलेगा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? दिल की बात करेंगे, दिमाग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग की बात करने के लिए अगला चैप्टर फिर से आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है। कोई भी चैप्टर आप जब भी पढ़ो, आप खुद भी पढ़ो, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आज मेरे को ये पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का मतलब होता है शरीर द्रव तथा परिसंचरण। भाई, अपने शरीर के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है और उसका परिसंचरण क्यों होता है, कैसे होता है। तो अपने शरीर के अंदर आपको पता है रक्त पाया जाता है और एक लसिका पाया जाता है द्रव के रूप में। तो हम पहले यहाँ पर बात करेंगे रक्त की। अच्छा, रक्त की क्या ज़रूरत है, क्या काम करता है ये? तो दोस्तों, रक्त है क्या? सबसे पहले तो रक्त क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। दोस्तों, क्या होता है? संयोजी उत्तक। अच्छा, हाँ, रक्त एक संयोजी उत्तक है। पर कौन सा संयोजी उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा? तरल संयोजी उत्तक है। बेटा, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें तंतु अनुपस्थित होते हैं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। भाई, संयोजी उत्तक के भी कुछ प्रकार है, मैं एनिमल टिश्यू में आपको बता दूंगा कितने प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें तंतु अनुपस्थित होते हैं। मतलब सामान्य संयोजी उत्तक में जनरली तंतु या फाइबर उपस्थित होते हैं, लेकिन इस रक्त वाले संयोजी उत्तक में, जिसका नाम है तरल संयोजी उत्तक, उसमें तंतु अनुपस्थित नहीं होते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें उपस्थित कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। अरे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या होती है पता है ना आपको? कोशिका ही होती है। रक्त के संयोजी उत्तक में पाई जाने वाली कोशिकाएं ही होती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। दोस्तों, उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। क्या बोल रहा है? विभाजन की क्षमता उसमें नहीं होती है। क्या बोल रहा है? विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अच्छा, और कॉमन जनरली क्वेश्चन आता रहता है जनरल साइंस के बेसिस पे। अपने को कई बार अपने बड़े भाई बहन पूछ लेते हैं कि बेटा तू साइंस में पढ़ता है, चल बता रक्त का पीएच कितना होता है। ऐसे जनरल क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। हल्का क्षारीय होता है रक्त, हल्का क्षारीय होता है। ये चीज़ आप महसूस भी करते होंगे जब हम ऐसे वो बिल्कुल रक्त चूसते हैं ना, जैसे अपन कट लग जाता है तब रक्त चूसते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे हल्का सा लगता है अपने को, क्षारीय सा, है ना। दूसरी चीज़ कि रक्त का कितनी मात्रा में पाया जाता है अपने शरीर में। भाई, कितना रक्त पाया जाता है? तो शरीर के भार का 8% रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है। कितना? शरीर के भार का 8%। जैसे कि अगर कोई 100 किलो का आदमी है तो उसमें 8 किलोग्राम या 8 लीटर रक्त पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है, रक्त को किस किस आधार पर, रक्त में है क्या आखिर में। ये तो हमारे को पता है कि लाल लाल रंग का रक्त होता है, लेकिन उसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो रक्त को 2 भागों में डिवाइड किया मैंने। पहला भाग कौन सा है बेटा? पहला भाग है प्लाज्मा। कौन सा? प्लाज्मा। और दूसरा भाग है कौन सा? कणिकाणु। दूसरा पार्ट है कणिकाणु या कार्पसल्स। प्लाज्मा कितना % पाया जाता है? रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। कितना? 55% भाग कौन होता है? प्लाज्मा होता है, तथा 45% भाग होता है कणिकाएं। ठीक है। अच्छा, 55% का मतलब ये है कि मान लो जैसे कि 10 लीटर रक्त है, उसमें 5.5 लीटर कौन होगा? प्लाज्मा होगा, और 4.5 लीटर कौन होगा? कणिकाएं होंगी। अब प्लाज्मा में कौन कौन होते हैं, क्या क्या आता है, कणिकाओं में क्या क्या आता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कणिकाएं तो आपको पता है कि 3 प्रकार की होती है।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु। इसको रक्ताणु बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को श्वेताणु बोलते हैं और प्लेटलेट्स को पट्टिकाणु बोलते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो बेटा आरबीसी की संख्या होती है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। संख्या इसकी कितनी होती है? 50 से लेकर के 55 लाख प्रति घन mm। ये अगर हम नर और मादा में अलग अलग बात करें तो अलग अलग आता है रेशियो। जैसे कि फीमेल में थोड़ा कम होता है आरबीसी की संख्या, फीमेल या मादा में कम कितनी होती है? लगभग 45 से 50 लाख होती है, और मेल या नर में 50 से 55 लाख प्रति घन mm होती है। कितनी होती है बेटा? 50 से 55 लाख प्रति घन mm आरबीसी की संख्या होती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या, जिसको टीएलसी बोला जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसका मान होता है 6000 से 8000 प्रति घन mm। कितना? 6000 से 8000 प्रति घन mm। अब प्लेटलेट्स की बात करूं मैं, तो प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 से 3.5, यानी 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन mm। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या आता है आखिर में? आखिर में प्लाज्मा है क्या? जो 55% भाग है, ये कौन बनाता है? प्लाज्मा में क्या क्या आता है? तो दोस्तों प्लाज्मा में 3 पार्ट बना रखे हैं। प्लाज्मा में जो 55% भाग बना रहा है, तो उस 55% का 90% भाग, तो 90 से 92% भाग तो कौन बनाता है? जल बनाता है। कौन बनाता है बेटा? जल। कितना परसेंट? मैंने 90% लिख रखा है, तो 90% भाग तो कौन बना लेता है? जल बना लेता है। उसके बाद में प्रोटीन भाग बनाता है 7 से 8%। कितना? 7 से 8% भाग प्लाज्मा का प्रोटीन बनाता है, और पोषक तत्व होते हैं 2 से 3%। अब प्रोटीन में कौन कौन आता है? भाई जल में तो जल आएगा। अब बात कर रहा हूँ मैं प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हजारों प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती है इस संसार में। तो इस प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बेटा प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोटीन क्या क्या काम करती है उसके बारे में देखेंगे अपन। कितनी % होती है? तो इस 7-8% का जो 3-4% तो एल्बुमिन होती है। कौन सी होती है? एल्बुमिन। और ये एल्बुमिन क्या काम करती है? अपने रक्त प्रासरणी दाब होता है ना, BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या रक्त प्रासरणी दाब, उसका नियंत्रण करती है। उसके लिए उत्तरदायी कौन सी प्रोटीन होती है? एल्बुमिन। बेटा सीधा क्वेश्चन आता है कि BCOP के लिए उत्तरदायी रक्त प्रोटीन कौन सी होती है? चारों प्रोटीन आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दे देगा, आपको बताना है कौन सा? एल्बुमिन। कितना % होता है? 3 से 4% होता है। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन 2 से 3% भाग ग्लोबुलिन बनाता है। तो इसमें कितनी? अब इस ग्लोबुलिन में भी 3 प्रकार की ग्लोबुलिन होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। 3 प्रकार की प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन की। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा, अब ये अल्फा और बीटा तो दोनों मिलकर के एक साथ काम करती है। क्या काम करती है? ये हार्मोन तथा अन्य तत्वों का स्थानांतरण करती है। हार्मोन तथा अन्य तत्वों का स्थानांतरण करती है। अन्य तत्व जैसे आयरन, कॉपर, इन सब का स्थानांतरण करती है ये। तो अल्फा और बीटा हार्मोन्स का और अन्य तत्वों का स्थानांतरण करने का कार्य करती है। और जो ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या करती है? प्रतिरक्षी का निर्माण करती है बेटा। किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षी का निर्माण। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं प्रतिरक्षी का निर्माण कौन सी प्रोटीन करती है? ग्लोबुलिन करती है। ग्लोबुलिन में भी कौन सी करती है? गामा ग्लोबुलिन करती है। कौन करता है? गामा ग्लोबुलिन। अरे बेटा यस और नो? अरे समझ में आ रही है? अरे बोल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो अगली प्रोटीन है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। तो फाइब्रिनोजन है वो कितनी होती है? प्रोथ्रोम्बिन है वो कितनी होती है? तो ये दोनों लगभग 0.3% पाई जाती है। भाई 0.3%, 7-8% का फाइब्रिनोजन बनाता है और 0.3% ये प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। अच्छा, तो ये क्या काम करती है बेटा? ये जो रक्त स्कंदन होता है ना, मैं आपको बाद में डिटेल्स में भी बताऊंगा रक्त स्कंदन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कब फाइब्रिनोजन काम में आएगा, कब प्रोथ्रोम्बिन काम में आएगा। ठीक है, लेकिन सब्र रखिए बस।
मतलब जैसे ही अपन कंटिन्यू चलेंगे और आगे की क्लासोज में मैं आपको रक्त स्कंदन, जिसको ब्लड क्लोटिंग बोला जाता है, अपने कट लगने के बाद में अपने आप रक्त रुक कैसे जाता है, उसकी प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूँ। बेटा साइंस रटने की कोई चीज़ नहीं है, इसका नाम विज्ञान है। विज्ञान, साइंस का मतलब ही यह है कि सृष्टि के अंदर जो ओरिजिनलिटी में, जो रियलिटी में हो रहा है, उसी का अध्ययन अपने को करना है। तो अपने जो ब्लड कट लग गया, तो कटने के बाद में रुक जाता ब्लड, तो किसी ने सोचा यार क्यों रुक गया, उसने स्टडी की तो उसके पता चला कि यहाँ पर रक्त स्कंदन हो जाता है। रक्त स्कंदन की प्रोसेस में हम आगे बताएंगे। तो इतना ध्यान रखना कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है, जो प्लाज्मा में पाई जाने वाली रक्त प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है, रक्त स्कंदन में सहायक होती है। ये किस में सहायक होती है, रक्त स्कंदन में सहायक होती है। प्रश्न सीधा इतना आएगा आपके, रक्त स्कंदन में सहायक प्रोटीन होती है। इन चारों में से कोई एक, इनमें से कोई ऑप्शन एक आ जाएगा, इन दोनों में से कोई सा भी है, दोनों टिक कर देना। दोनों अगर पूछता है दोनों बता देना। समझ में आई बात? अरे बोलो यस और नो, ठीक है। देखो दोस्तों, अब हम आगे की बात करते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रुधिर कणिकाणु, जो कि हमने एक बार सबसे पहले ब्लड का मोटा मोटी तरीका देख लिया है। अब बात करते हैं इसका पहला पार्ट है, जिसका नाम क्या है, रेड ब्लड कार्पशल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाणु। तो क्या होती है लाल रुधिर कणिकाणु? लाल रुधिर कणिकाणु जो ब्लड का कार्पशल्स वाला पार्ट है, उसका 45% पार्ट में 3 प्रकार की कणिकाणु ये बताई थी मैंने। कौन कौन सी? पहली थी आरबीसी, एक थी डब्ल्यूबीसी, एक थी प्लेटलेट्स। अब सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में बात करेंगे। आरबीसी कहाँ बनती है, कैसे बनती है, कैसी होती है, ये सब बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसका निर्माण है वो कहाँ पर होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है बेटा? इसका निर्माण वयस्क अवस्था की अगर मैं बात करता हूँ तो वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। किसमें? अस्थि मज्जा, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्या? बोन मैरो। मतलब बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पशल्स का निर्माण होता है। अच्छा, और वयस्क अवस्था में होता है ये, तो किस में होता है? वयस्क अवस्था में। तो बचपन में किस में होता है फिर? इसका निर्माण सर्वप्रथम किस में होता है? सबसे पहले आरबीसी का निर्माण जब बच्चा पेट में होता है, 2-3 महीने का होता है, उस टाइम पर जो उसका पित्त कोष होता है, यॉक सैक, उसमें निर्माण होता है। सर्वप्रथम किस में होता है? यॉक सैक में, पित्त कोष में। किसमें? पित्त कोष, इंग्लिश में जिसको बोला जाता है ना यॉक सैक, यॉक सैक में। इसीलिए इसी यॉक सैक को क्या बोला जाता है? फर्स्ट हीमोपोएटिक ऑर्गन। फर्स्ट हीमोपोएटिक ऑर्गन, क्योंकि सबसे पहले रुधिर का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? इसी किसमें? यॉक सैक में, ठीक है। अब उसके बाद में फिर होता है स्प्लीन और लीवर में। लीवर जिसका नाम होता है यकृत, और स्प्लीन जिसको बोलते हैं प्लीहा। स्प्लीन जिसको बोलते हैं क्या? प्लीहा। इसके अंतर्गत जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है पेट में, उसके बाद में लीवर और स्प्लीन में आरबीसी का निर्माण होता है, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है? इसको सेकेंड हीमोपोएटिक ऑर्गन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेकेंड हीमोपोएटिक ऑर्गन। उसके बाद में बोन मैरो में, उसके बाद में जब बच्चा वयस्क अवस्था में, मतलब 5 साल से बड़ा हो जाता है, उस टाइम पर ये बच्चा होने के बाद में बोन मैरो में इसका निर्माण होने लग जाता है। बोन मैरो को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। ये अपन ये भी मान सकते हैं कि जो वयस्क अवस्था में भी अस्थि मज्जा में ही किसका निर्माण होता है? इसी आरबीसी का निर्माण होता है। अच्छा चलो ये तो ठीक है। अब आपने इस प्लीहा के बारे में एक चीज़ और पढ़ी होगी कि इसको क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान,
क्यों कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान? कब्रिस्तान में क्या किया जाता है? कब्रिस्तान में मरे हुए को दफनाया जाता है। तो यहाँ पर जब आरबीसी मर जाती है तो उस मरी हुई आरबीसी को खाने का काम, नष्ट करने का काम कौन करता है? प्लीहा या स्प्लीन करता है, जिसके कारण इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अच्छा ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि जो ये इसका निर्माण की प्रोसेस है, आरबीसी जो बनती है, निर्माण की प्रोसेस होती है, उसको बोला जाता है क्या? उस निर्माण की प्रोसेस को बोला जाता है क्या? इरिथ्रोपोइसिस। इसके प्रक्रम को, निर्माण के प्रक्रम को बोला जाता है क्या? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस। अब इस निर्माण के प्रक्रम में क्या होता है? सबसे पहले देखो इरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है। इरिथ्रोपोइसिस में सबसे पहले माइलोइड सेल्स आती है, जिनको क्या बोला जाता है? इरिथ्रोब्लास्ट। सब जो इसकी मात्र कोशिका होती है उसको बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्ट। और ये इरिथ्रोब्लास्ट होती है, उसके अंतर्गत क्या होता है? केंद्रक प्रेजेंट रहता है। केंद्रक प्रेजेंट रहता है। इस इरिथ्रोब्लास्ट में केंद्रक प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में इस इरिथ्रोब्लास्ट से बनती है कौन सी? नॉर्मोब्लास्ट। कौन सी? नॉर्मोब्लास्ट। इस नॉर्मोब्लास्ट में भी क्या रहता है? केंद्रक उपस्थित रहता है। अब ये नॉर्मोब्लास्ट आगे जाकर के किस में बदलती है? नॉर्मोसाइट में। किस में? नॉर्मोसाइट में। और नॉर्मोसाइट आगे जाकर के बढ़ती है रेटिकुलोसाइट में। किस में? रेटिकुलोसाइट। और दोस्तों यहीं पर इस रेटिकुलोसाइट में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसी रेटिकुलोसाइट में केंद्र क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। और यहाँ पर केंद्र के अनुपस्थित रहने से क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन का डिपोजिशन हो जाता है। हीमोग्लोबिन डिपॉजिट, संचित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? हीमोग्लोबिन है वो संचित हो जाता है। और ये रेटिकुलोसाइट बाद में जाकर के क्या बनाती है? इरिथ्रोसाइट। क्या बनाती है? इरिथ्रोसाइट। और इस इरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं होता है। क्या क्या नहीं होते इसमें? ना केंद्रक रहता है, इसमें केंद्रक भी एब्सेंट होता है। गोल्जी बॉडी, ER इरिथ्रोसाइट, मतलब ER क्या होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका। गोल्जी बॉडी, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कोशिकांग इसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अच्छा सर, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में तो इसका श्वसन चलता होगा, फिर श्वसन कैसे करेगा ये? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है, इसीलिए ये कैसा श्वसन करता है? इसीलिए ये अवायवीय श्वसन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, इसलिए आरबीसी क्या करती है? इसलिए आरबीसी अवायवीय श्वसन करती है। कौन सी? अवायवीय श्वसन करती है। अच्छा, तो इसके एटीपी कहाँ बनते हैं फिर? इसका मतलब इसके जो एटीपी बनते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ही बनते हैं। किसके दौरान? ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्यों बनते हैं? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में चलता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी सुन लो, बाद में जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको बता देंगे। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है? कोशिका द्रव्य में चलता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। ये क्या है? इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है। इसी इरिथ्रोपोइसिस में सबसे पहले तो केंद्रक प्रेजेंट रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे परिपक्व होती है, इसी इरिथ्रोसाइट को क्या बोला जाता है? इसी इरिथ्रोसाइट को परिपक्व आरबीसी बोला जाता है। परिपक्व आरबीसी क्या बोला जाता है? परिपक्व आरबीसी। अच्छा, तो फिर ये इरिथ्रोब्लास्ट ये सब क्या थी? ये परिपक्व आरबीसी नहीं थी, ये इसकी मात्र कोशिका होती है। और जो ये रेटिकुलोसाइट होती है ना बेटा, इसको जरूर अपरिपक्व आरबीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अपरिपक्व आरबीसी। अपरिपक्व आरबीसी मतलब इमेच्योर आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अरे बेटा समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ तक की बातें अलग थी।
और यहाँ तक की बातें अलग है। ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण की बात की थी मैंने कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन कौन सी आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, वयस्क आरबीसी का होता है। अच्छा, तो सबसे पहले आरबीसी का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ होता है, इसको यहाँ से मिटा दो, इसको यहाँ से मिटा दो, इधर से लेके आओ इसको, ठीक है। आरबीसी का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ होता है, पित्तकोष में होता है। जब बच्चा 2-3 महीने का रहता है तब पित्तकोष में होता है। इसी कारण से इस पित्तकोष को फर्स्ट हीमोपोएटिक ऑर्गन बोला जाता है। बेटा कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट हीमोपोएटिक ऑर्गन कौन सा है, इसमें आपको क्या आंसर देना है, फर्स्ट हीमोपोएटिक ऑर्गन है पित्तकोष या यॉर्क सैक। इंग्लिश में ध्यान रखना, हिंदी में कुछ भी गलत हो सकता है, इंग्लिश में यॉर्क सैक कहते हैं। फिर उसके बाद में आरबीसी बनना स्टार्ट होती है, क्योंकि कुछ महीनों बाद में यॉर्क सैक तो क्या हो जाता है, हट जाता है वहाँ से, मतलब नष्ट हो जाता है, एक वहाँ से बिल्कुल डैमेज तो नहीं कह सकते उसको हम, वो बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। तो विलुप्त होने के बाद में फिर कहाँ से बनेगी, फिर लीवर और स्प्लीन बनाती है। और फिर ये जब मैच्योर हो जाता है आदमी, जब बच्चा बन जाता है, बड़ा बन जाता है, तब उसमें बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होने लगता है। इसी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नष्ट हुई आरबीसी को प्लीहा ही क्या करता है, खा जाता है। अब इसके बाद में मैंने बताया कि इसके जो निर्माण होता है आरबीसी की निर्माण की प्रक्रिया, इस प्रक्रम को बोला जाता है क्या, इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोला जाता है, इरिथ्रोपोइसिस। और इरिथ्रोपोइसिस की कौन सी प्रोसेस है, इरिथ्रोब्लास्ट सबसे पहले इसकी मात्र कोशिका आती है और इस इरिथ्रोब्लास्ट में केंद्रक प्रेजेंट रहता है। लेकिन उसके बाद में नॉर्मोब्लास्ट रहती है, इसमें भी केंद्रक प्रेजेंट रहता है। और इसके बाद में ये नॉर्मोसाइट जिसके अंतर्गत केंद्रक क्या होता है, केंद्रक इसमें लुप्त होने लगता है धीरे धीरे। और जो रेटिकुलोसाइट बनती है उसमें केंद्रक परमानेंटली एब्सेंट हो जाता है और हीमोग्लोबिन उसमें संचित हो जाता है। इसीलिए इसको अपरिपक्व आरबीसी बोला जाता है। और जब लास्ट स्टेज में आ जाती है इसको बोला जाता है क्या, इरिथ्रोसाइट। और ये देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आरबीसी की आकृति की, कि आरबीसी की आकृति कैसी होती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, आरबीसी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, आरबीसी की आकृति मानव व सभी स्तनधारियों में केंद्रक विहीन तथा कैसी होती है, उभयोतल, बाइकॉनकेव या उभयावतल, मतलब उभयावतल डिस्क, बाइकॉनकेव डिस्क। क्या बोल रहा है ये, मानव व स्तनधारियों की आरबीसी होती है केंद्रक विहीन। कैसी, केंद्रक विहीन, ई न्यूक्लिएटेड तथा बाइकॉनकेव या उभयावतल डिस्क। मतलब आपने कभी सर्च मार के देखा होगा, आरबीसी तो बिल्कुल गोल गोल सी दिखती है, दोनों तरफ से अंदर दबी हुई सी, तो वो बाइकॉनकेव डिस्क है। एक डिस्क के नुमा दोनों तरफ से उभयावतल होती है और केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक विहीन ई न्यूक्लिएटेड। दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अभी कि ई न्यूक्लिएटेड और ए न्यूक्लिएटेड में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों अलग अलग चीज़ होती है, ए न्यूक्लिएटेड और ई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, आगे देखते हैं। अब ये तो बात सही है कि मानव व सभी स्तनधारियों की आरबीसी केंद्रक विहीन और उभयावतल डिस्क के आकार की होती है, परंतु इसका एक अपवाद भी है। क्या है बेटा, एक अपवाद भी है। उस अपवाद का नाम है ऊंट व लामा। अपवाद क्या होता है, अपवाद वो है जो गुण ये बता रहे हैं हम, ये गुण इसमें नहीं पाया जाता, वो अपवाद होता है। तो ऊंट और जो लामा है, ऊंट और लामा जो स्तनधारी है उसकी आरबीसी केंद्रक विहीन, दोस्तों केंद्रक युक्त नहीं होती है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि केंद्रक युक्त और अंडाकार होती है, लेकिन नहीं, केंद्रक विहीन और अंडाकार किसी भी स्तनधारी की आरबीसी केंद्रक युक्त नहीं होती है। मैच्योर आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो परिपक्व जो आरबीसी होती है वो किसी भी स्तनधारी की केंद्रक युक्त नहीं होती है, सभी की कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड। अगर ये अपवाद है तो किस कारण से है, इसकी शेप के कारण से है। ये बाइकॉनकेव या उभयावतल डिस्क नुमा होती है और जो ऊंट और लामा की आरबीसी होती है वो ओवल टाइप होती है। कैसी होती है, ओवल शेप में होती है, अंडाकार। ठीक है, और आरबीसी के बारे में आपको 2-4 बातें जो बताते हैं, नॉर्मल मैं भी बताऊंगा आपको, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। बेटा आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है।
कितना होता है आरबीसी का जीवन काल? हम बता रहे हैं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जो आरबीसी है वो 0.9% NaCl विलयन के समप्रासरी होती है। क्या? जो आरबीसी होती है वो 0.9% NaCl विलयन के समप्रासरी होती है। समप्रासरी का मतलब अगर 0.9% NaCl विलयन में आरबीसी को रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इससे कम सॉल्यूशन में, कम सांद्रता के सॉल्यूशन में रखेंगे आरबीसी को तो आरबीसी क्या हो जाएगी बेटा? फूल जाएगी। इसी कारण से आरबीसी को जब जल में रखा जाता है तो वह फूल करके फट जाती है, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज़ बताता हूं मैं दोस्तों, जो आरबीसी में स्ट्रोमेटिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? आरबीसी में स्ट्रोमेटिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या? स्ट्रोमेटिन प्रोटीन पाई जाती है, जिससे क्या होगा? उसी स्ट्रोमेटिन प्रोटीन के कारण से, जिस कारण से इसमें प्रत्यास्थता होती है। मतलब आपने सुना होगा कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर अगर मान लो ये 5 माइक्रोमीटर की कोई रक्तवाहिनी है तो उस 5 माइक्रोमीटर की रक्तवाहिनी के अंदर से भी 7 माइक्रोमीटर की आरबीसी भी उसके अंदर से पार से चली जाती है। वो बेटा इसलिए चली जाती है, किस लिए चली जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रोमेटिन प्रोटीन होती है उसको लचकता या इलास्टिसिटी प्रदान करती है। अरे बोलो यस और नो? अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे बेटा यस और नो? उसके बाद में बात करते हैं हम सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है उभयचर एम्फियूमा में होती है, जिसकी लंबाई होती है 75 से 80 माइक्रोमीटर बड़ी। एम्फियूमा एक जानवर है, उभयचर है, उसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है। सभी वर्गों में सबसे बड़ी आरबीसी उभयचर की होती है। और सबसे छोटी आरबीसी जो होती है कस्तूरी मृग आता है ना, मस्क डियर। कस्तूरी मृग को क्या बोलते हैं? मस्क डियर। क्या बोलते हैं? मस्क डियर, जिसकी आरबीसी 1.5 माइक्रोमीटर की होती है, सबसे छोटी आरबीसी होती है। और जो मानव की आरबीसी होती है उसकी लंबाई, उसकी मोटाई होती है वो 7.5 माइक्रोमीटर लंबी होती है। मानव की जो आरबीसी होती है 7.5 माइक्रोमीटर बड़ी होती है। इस तरीके से दोस्तों आपका ये आरबीसी का कंप्लीट होता है टॉपिक। और अगली क्लास में हम यहाँ से डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की शुरुआत करेंगे और लसीकाणु या लिम्फ उसको भी चर्चा करके उस चैप्टर को, इस शरीर द्रव को कंप्लीट करेंगे। शरीर में पाए जाने वाले द्रवों की अपन कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्री संचरण के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, हार्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारा सा, और उसके बाद में हम अगली क्लास में मिलते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करना दोस्तों और लगे रहो। बस बहुत कम दिन है आपके एग्ज़ाम के, जितना लेक्चर मेरे से शूट हो सकेगा मैं आपके लिए उतना शूट करने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।